टच नहीं हो रहा है। इस हिसाब से देखा जाए तो 59 लगभग 60 सीटें आगे इस वक्त चल रही है कांग्रेस। और ये समझ लीजिए 24 से पहले कांग्रेस की बैटरी पूरी तरह से चार्ज करने वाले नतीजे साबित हो सकते हैं और हो रहे हैं, क्योंकि 113 का मैजिकल फिगर ये बताया जा रहा था। 113 का मैजिक फिगर अगर उससे थोड़ा भी कम आगे पीछे रहा तो फिर कुछ खेल हो सकता है, लेकिन अब उसकी संभावनाएं बिल्कुल खत्म हो चुकी हैं। डीके शिव कुमार, सिद्धारमैया, राहुल गांधी, प्रियंका वाड्रा, सबको क्रेडिट जाएगा। कांग्रेस पार्टी 128 सीट, प्रचंड जीत कह लीजिए। वैसे 1985 से अब तक इतिहास रहा है कर्नाटक का सत्ता की अदला बदली का, एक सरकार रिपीट नहीं हुई है 1985 से अब तक, और उसी ट्रेंड को अभी आगे भी फॉलो करती हुई भारतीय जनता पार्टी 69, कांग्रेस 128। और अगर जेडीएस की बात करें, जेडीएस 21 सीटों पर, कि जेडीएस किंग मेकर होगी नहीं होगी वो चैप्टर भी क्लोज हो चुका है। अब शायद जेडीएस की जरूरत पड़ेगी नहीं कांग्रेस को, क्योंकि अब अपने दम पर पूर्ण बहुमत की सरकार कांग्रेस पार्टी कर्नाटक में बनाती नजर आ रही है। 69 सीट्स जो हैं वो बीजेपी के खाते में, बड़ा नुकसान भारतीय जनता पार्टी को। कांग्रेस के खाते में 128 सीटें, जितने भी आप कह लीजिए एग्जिट पोल थे लगभग इसी तरफ इशारा कर रहे थे, 14, 15, 20 के आसपास। 140 का भी फिगर कुछ एग्जिट पोल की तरफ से दिया गया था। 128 सीटें कांग्रेस पार्टी। अशोक वानखेड़े यहां पर स्टूडियो में मेरे साथ हैं। अशोक भाई, 128 कांग्रेस, 128 जेडीएस यदि 30 ले जाता है और एक कांटे की टक्कर लग रहा था, खासकर आखिरी 4-5 दिनों में जिस हिसाब से बीजेपी ने पूरी ताकत झोंकी थी, और एक लग रहा था कि नरेंद्र मोदी का एक ब्रांड है जो लगातार चल रहा है, लेकिन इस कर्नाटक की इस नतीजों ने उस ब्रांड को भी सवाल उठाना शुरू कर दिए हैं। दूसरी बात, जेडी इस हिसाब से देखें तो ये आखिरी स्लॉग ओवर्स में जो रिंकू सिंह बनने की कोशिश की प्रधानमंत्री ने, मतलब ये तब हाल है, तब 69 है, ये तब 69 है। वो नहीं होता, अगर नहीं होते तो ये वही येदियुरप्पा वाली स्थिति चली जाती 40 पे बीजेपी, जब येदियुरप्पा ने अलग पार्टी बनाई थी। बीजेपी को यदि एक 69 भी मिले हैं तो कहीं ना कहीं ये केंद्रीय नेताओं का है, स्टेट यूनिट। और ज्यादातर यदि आप ये देखेंगे कि सरकार का जो डिलीवरी था 5 साल इतना बुरा था कि ये 40 पे ही आते। जो भी आया है तो मैं इसको क्रेडिट यकीनन नरेंद्र मोदी को दूंगा। लेकिन फिर क्या बजरंग बली चले? बजरंग बली टोटली रिजेक्ट हो गए। ऐसे कई इशू थे जो लोकल, बजरंग बली रिजेक्ट नहीं, मुद्दा रिजेक्ट के लीजिए, मतलब बजरंग दली का मुद्दा ही था ना। उन्होंने तो देखिए, उन्होंने बजरंग दल बोला था, इन्होंने उसको बजरंग बली बना दिया, इसलिए मैंने बजरंग बली बताया। वो नहीं चला, वो लग रहा है रिवर्स पोलराइज हो गया, पोलराइज हो गया। मैं यही इसी पे आता हूं। क्या हुआ, हिंदू तो बजरंग बली के नाम पे नहीं गया साथ में बीजेपी के टोटल, लेकिन मुस्लिम जो खासकर ओल्ड मैसूर में था, जो मांड्या, हसन, तुमकुर और रूरल बेंगलोर, यहाँ का मुसलमान जो जेडीएस और कांग्रेस में डिवाइड होता था, वो एन ब्लॉक कांग्रेस के साथ चला गया, वो एसडीपी ना जाके कांग्रेस का। तो इसके लिए आपको जेडीएस को जो बड़ा डेंट लगा है वो कांग्रेस ने डेंट लगाया, वो कांग्रेस का। जीवीएल मेरे साथ जुड़ गए हैं। जीवीएल राज्यसभा सांसद, कांग्रेस बीजेपी के भारतीय जनता पार्टी के सीनियर लीडर है। सर स्वागत है। अब तो सांत्वना दे दूं आपको या अभी और इंतजार करना है सर? नहीं, अमन जी, लगभग नतीजे के रूप में तब्दील होते दिख रहे हैं, तो कांग्रेस की बहुमत मिलना लगभग क्या कंफर्म्ड ही मान सकते हैं। अभी कोई मानने में कोई तकलीफ नहीं है। फिर भी 15-20 सीट ऐसे हैं जहां 1000 से मार्जिन कम है, लेकिन वो भी सीट एक तरफा नहीं जाते हैं। तो इसलिए फाइनल आउटकम की तरह हम अभी जो आंकड़े आपके स्क्रीन पर है उसके 5-10 आगे पीछे हो सकते हैं। लेकिन ये बीजेपी के खिलाफ वोट करके जो विश्लेषक कहना चाहते हैं, मैं उनको याद दिलाना चाहता हूं, हमारा वोट कायम रहा है। अभी भी जो आप इलेक्शन कमीशन के साइट पर देखिए, जो सबसे क्रेडिबल नंबर्स हैं, हमारा वोट पिछले असेंबली चुनाव में जितना वोट मिला था आज भी हमको उतना ही वोट मिल रहा है, तो हमारा वोट कहीं गया नहीं। अच्छा, एक मिनट खड़गे बोल रहे हैं, एक मिनट सुन लेते हैं सर। एक मिनट, मल्लिकार्जुन खड़गे कुछ कह रहे हैं, एक मिनट सुन लेते हैं, जरूरी है। ಅವರು ನಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು, ಮತ್ತೇನು ಮಾಡಬೇಕು ಮುಂದೆ ಅದನ್ನ ಆಮೇಲೆ ಹೈಕಮಾಂಡ್ದವರು ಅಬ್ಸರ್ವರ್ ಕಳಿಸ್ತಾರೆ. ಅಬ್ಸರ್ವರ್ ಕಳಿಸಿದ ಮೇಲೆ ಮುಂದಿನ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ನಡೀತದೆ. ಸರ್, ಕರ್ನಾಟಕದ ಮತದಾರ ಪ್ರಬುದ್ಧ ಅಂತ ಈ ವಿಕ್ಟ್ರಿ जीवीएल कंप्लीट करिए। जीवीएल हाँ, तो इसलिए ये बीजेपी के खिलाफ वोट है, ये बिल्कुल
ये आंकड़ों के आधारित आपको ये कह नहीं सकते हैं, बट लेकिन क्यों? जेडीएस का वोट घटने से और वो ट्रांसफर होने से कांग्रेस में वो नया वोट जुटाने में हम नाकाम रहे, ये मैं मानता हूं। बट लेकिन पिछले चुनाव के तुलना में हमारा वोट कहीं नहीं गया है, तो ये बीजेपी के खिलाफ वोट है। ये किस ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಗಳು, ಹೋಮ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ಗಳು, ಡಜನ್ ಗಂಟಲೆ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ಸು, ಅಕ್ಕಪಕ್ಕದ ಚೀಫ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ಸು ಇವರೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಬಂದು ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಂಪ್ ಹಾಕಿ ಮೆನ್ ಪವರ್, ಆಮೇಲೆ ಮಟೀರಿಯಲ್, ಮಸಲ್ ಪವರ್ ಎಲ್ಲ ಅವರು ತಮಗೇನು ಬೇಕು ಅದು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಆದರೂ ಕೂಡ ಜನ ಯಾವುದಕ್ಕೂ ಮೋಸ ಹೋಗಲಿಲ್ಲ. ಅವರು ಒಂದಾಗಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಾರ್ಟಿಗೆ ಮತ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾ ಎಲ್ಲ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳಿಗೆ, ಗೆದ್ದಂಥ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳಿಗೂ ಕೂಡ ನಾನು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಅಭಿನಂದಿಸ್ತೇನೆ. ಮತ್ತು ಯಾರು ಸೋತಿದ್ದಾರೆ, ಡೆಮಾಕ್ರಸಿಯಲ್ಲಿ ಸೋಲು ಗೆಲುವು ಇರ್ತದೆ, ಅವರಿಗೂ ಕೂಡ ನಾನು ಮುಂದೆ ಅವರ ಪ್ರಯತ್ನಗಳಿರಬೇಕು, ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕು ಮತ್ತು ಜನರ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಸ್ಪಂದನೆ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಗೆಲುವು ಆಗ್ತದೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಇದೊಂದು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಅಮೃತಗಳಿಗೇನ, ಇಲ್ಲಿಂದ 2024 ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಚೇಂಜಸ್ ಆಗುತ್ತಾ? 3 ರಾಜ್ಯದ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶ, ಛತ್ತೀಸ್ಗಢ, ರಾಜಸ್ಥಾನ. ಇಲ್ಲಿಂದ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಫ್ಲಿಪ್ ಆಗಿ ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಒಳ್ಳೇದಾಗುತ್ತೆ. ನೋಡಿ, ನಾನು ಅಮೃತಗಳಿಗೆ ಆಗಳಿಗೆ ಅಂತ ಹೇಳೋದಿಲ್ಲ. ಜನ मल्लिकार्जुन खड़गे कह रहे हैं कि पूरी ताकत लगाई, अमित शाह है, सरकार आई, प्रधानमंत्री है, उसके बावजूद 68 सीटें। जीवीएल डिफरेंस कुछ ज्यादा नहीं है, 68 और 128, मतलब इतना तो उम्मीद नहीं की होगी। हमको लग रहा था, आपको लग रहा होगा नेक एंड नेक रहेगा, कुछ 10, 5, 15, 20 सीटें ऊपर नीचे, लेकिन 60 सीटों का डिफरेंस है, 60 सीट्स जीवीएल। हाँ, बड़ी बिल्कुल बड़ा अंतर है, इसमें कोई वो नंबर्स स्क्रीन पर स्पष्ट दिख रहे हैं। बट लेकिन ये वोटों में जब देखेंगे, क्योंकि जब तक आप वोट का आकलन नहीं करेंगे, सीटों में हमें बड़े नुकसान हुआ है, मैं मानता हूं, बट लेकिन हमारा एक वोट नहीं घटा है। तो इसलिए हम अपने वोटर्स हमसे नाराज होकर नहीं निकले। ये एक तरह से देखा जाए तो कांग्रेस जेडीएस गठबंधन का जो फायदा मिल सकता था कांग्रेस जेडीएस को, वो ऐसा गठबंधन का फायदा बिना गठबंधन मिला है। जेडीएस के वोट ट्रांसफर हुए, तो इसलिए हमारे लिए बिल्कुल एक सेटबैक है, इसमें मानने में कोई कठिनाई नहीं है, मानना ही पड़ेगा। बट लेकिन ये ऐसा हमारा वोटर हमसे अलग नहीं हुआ, तो इसलिए इस रूप से देखा जाए तो ये एंटी गवर्नमेंट, एंटी पार्टी वोट नहीं है। अपोजिशन के कॉम्बिनेशन की वजह से, उनके वोट यूनाइट होने की वजह से हमें नुकसान हुआ है। ठीक है, जीवीएल अशोक वानखेड़े हैं, वो आपसे एक सवाल पूछना चाह रहे हैं। अशोक, आप पूछ सकते हैं सीधा। जीवीएल जो ये आंकड़े हमको दिखा रहे हैं, वो ये बता रहे हैं कि 35 सीटें ऐसी है बीजेपी की जो कांग्रेस ने छीनी है, और जेडीएस की कम से कम उन्होंने 15 सीटें छीनी है। कांग्रेस ने जो मुस्लिम के लिए आरक्षण बोला और बजरंग दल का जो बैन है, वो कहीं ना कहीं कांग्रेस को ओल्ड मैसूर में फायदा दे गया, और जो मुस्लिम वोट स्प्लिट होता था जेडीएस और कांग्रेस के बीच में, वो कांग्रेस के पक्ष में आया। ये कोई गठबंधन नहीं था जेडीएस का और कांग्रेस का जो फ्रेंडली कॉन्टेस्ट हो, दोनों आपस में लड़ रहे थे। और ओल्ड मैसूर में तो जेडीएस और कांग्रेस ही आमने सामने है, बीजेपी तो बहुत कम है वहां पे। और अगर तो मामला कुल मिला के तो आपका वोट परसेंटेज हो सकता है सही है, लेकिन वो इसलिए भी हो सकता है कि कुछ सीटों पे आपका मार्जिन बहुत ज्यादा हो जी, इसलिए वोट ज्यादा दिखता है। लेकिन यदि 35 सीटें कांग्रेस छीनती है आपसे, तो इसके मायने हैं कि कहीं ना कहीं ये आपके सरकार के खिलाफ वोट था। या ऐसा नहीं कह सकते कि वोट परसेंटेज ठीक है तो लोग हमारे साथ है। तो उस हिसाब से 35% यदि जनता लोकसभा में नरेंद्र मोदी जी के साथ है, तो 65% बाहर है। जीवीएल बोलिए जीवीएल, उसके बाद सैयद जवाद और राहुल आ रहा हूं। शुक्रिया जी। देखिए, ये देखिए, जो सीट हमसे कांग्रेस जो छीनी है, जो अशोक जी कह रहे हैं 35 सीट, वो सीट छीनने का कारण केवल बीजेपी का वोट घटने से नहीं, जेडीयू का वोट ट्रांसफर होने में, जो बाइपोलर कॉन्टेस्ट नहीं था, जो एक्चुअली त्रिकोणीय संघर्ष था, वो कुछ भी कारण हो, केवल ये माइनॉरिटी वोट के कारण ऐसा है, ऐसा मैं नहीं मानता हूं। तो आप एक विश्लेषक के तौर पर आप मान सकते हैं, क्योंकि इतना बड़ा फैक्टर कर्नाटक में मुस्लिम वोट नहीं है, ये इतनी बड़ी तादाद में नहीं है। ये त्रिकोणीय तो था मुकाबला, जेडीएस के वोट, कांग्रेस बीजेपी त्रिकोणीय मुकाबला ही तो था।
ये मुकाबला तो त्रिकोणीय था, गठबंधन तो था ही नहीं कांग्रेस जेडीएस का। मुकाबला नहीं नहीं, त्रिकोणीय संघर्ष जो वाकई था वो एक्चुअली ग्राउंड लेवल पर एक तरह से डायरेक्ट सीधा कॉन्टेस्ट हो गया, क्योंकि जनता ने सोचा होगा कि हमें सरकार को बहुमत से लाना है, और जेडीएस के वोटर बाय नेचर दे आर नॉट प्रो कांग्रेस, प्रो बीजेपी वोटर, तो इसलिए उनका कन्वर्शन कांग्रेस में हुआ हो, ये विश्लेषण की बात है। हमारा वोट घट जाता, हमें मान लीजिए 28% वोट मिलता, 25, क्योंकि जो आप जिस प्रकार का प्रोजेक्शन कर रहे थे, सरकार के खिलाफ लोग हैं, बीजेपी को नकार रहे हैं, बीजेपी को नकार रहे होते तो हमारा 36% वोट नहीं मिलता, हमको 28 से 25% वोट पर सिमट जाते हम। अच्छा, राहुल लाल हैं और वो एक सवाल पूछना चाह रहे हैं आपसे। राहुल, नहीं, देखिए, जो बार बार जीवीएल साहब कहना चाह रहे हैं कि भाई एक तरह से अनकहा ढंग से गठबंधन हुआ, तो आप देखिए कि जिन क्षेत्र में एक तो देखिए, सबसे पहले तो ये हमें ऐसा दिख रहा है कि कांग्रेस की बिल्कुल इतनी तेज लहर थी कि उस पूरे मामले में 13% केवल जो है कि वोट उनको आया है, जेडीएस को आया है, तो पूरा मुकाबला जो है कहीं न कहीं बीजेपी बनाम कांग्रेस की स्थिति थी। और ऐसे भी अगर जेडीएस को देखें तो जेडीएस आखिर ओल्ड मैसूर के अलावा और कहीं कहाँ पे है? आप अगर तटवर्ती क्षेत्र में बीजेपी का बहुत प्रचंड स्थिति रहती थी, वहां पे आप नुकसान में, वहां पे नुकसान में जेडीएस आपको नहीं करता था। मध्य कर्नाटक में आप आगे होते थे, वहां पे जेडीएस नहीं होता था। तो कहीं न कहीं ये चीज तो मानना पड़ेगा कि बीजेपी और कांग्रेस के आमने सामने फाइट में आप नुकसान की स्थिति में रहे। ठीक है, सैयद बोलिए। सैयद आ रहा हूं, जीवीएल 1 मिनट आ रहा हूं, बोलिए। जीवीएल साहब, क्या कांग्रेस के अंडर करंट को पहचानने में शीर्ष नेतृत्व से गलती हुई? उन्होंने कांग्रेस को अंडर एस्टिमेट करा, और इसके बाद क्या शीर्ष नेतृत्व के ऊपर सवाल नहीं खड़े होना चाहिए? जिस तरीके से आपको हिमाचल के अंदर हार मिली, उसके बाद आपने पता है कर्नाटक को आप किस तरीके से लूज करा, तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है जो चाणक्य नीति है वो भी फेल हुई है, और जो अशोक जी कह रहे थे कि भाई आपका जो मोदी मैजिक है वो भी काम नहीं कर रहा। लेकिन अब अगर सवाल कोई खड़े करेगा तो बिल्ली के गले के अंदर घंटी कौन बांधेगा, इसके ऊपर भी एक सवाल करिएगा। सुप्रिया, 1 मिनट, जीवीएल 1 मिनट, 1 मिनट और दीजिए, बोलिए सुप्रिया। देखिए, ये तो है कि जिस तरह से पूरी ताकत झोंक दी गई थी, उसके बावजूद भी ये बड़ी हार है। मेरा एक सवाल है कि क्या लगता है आपको कि ये अंदरूनी कहीं ना कहीं कला है जिसकी वजह से ये हार का सामना करना पड़ा? हिमाचल जैसे जीवीएल, मतलब एक तो दो चीजें कही जा रही है, तो कांग्रेस लोकल लीडरशिप और लोकल इश्यूज पर डिपेंडेंस, यहां पर सेंट्रल लीडरशिप पर ज्यादा डिपेंडेंस, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह, जेपी नड्डा, लेकिन वहां लोकल लीडरशिप और लोकल इश्यूज पर ज्यादा डिपेंडेंस, और दूसरा इन फाइटिंग। मतलब क्या ये दो वजह, क्या रीजंस आपको क्या लगते हैं कि 65 और अब ये डिफरेंस लगातार बढ़ता जा रहा है, लगभग डबल हो रहा है? अच्छा, डबल हो गया, मतलब 65 130 131, बीजेपी 65 है और कांग्रेस 131 है, डबल। ओके, तो हम आंकड़ों का या नतीजों का क्षेत्रीय स्तर पर और लोग विधानसभा स्तर पर क्या हुआ, इसका आंकलन जरूर करेगी पार्टी। अभी वो स्थिति में, आंकलन की स्थिति में मैं नहीं हूं, लेकिन बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व, केंद्रीय नेतृत्व मजबूत है, ये हमारे लिए कोई नेगेटिव फैक्टर नहीं है। ये कांग्रेस पार्टी के लिए हो सकता है, उनके लिए नेगेटिव फैक्टर हो, और स्थानीय स्तर पर हमारे नेतृत्व का कहीं ना कहीं कोई खामियां है, ये दिखता है, ये क्योंकि ये चुनावों के दौरान भी ये साफ था। बट लेकिन उसका विश्लेषण करेंगे, कहीं ना कहीं नेगेटिव प्रचार करने में, नेगेटिव प्रचार जो हुआ उसको रोकने में हम शायद नाकाम रहे हैं। बट लेकिन हमारे वोट शेयर को बढ़ाना हमें जरूरत था, उसके लिए हमने काम भी किया था। सरकार ने, प्रदेश सरकार ने भी अच्छा काम किया था। आप जनता से पूछते तो बताते। नेगेटिव प्रचार किसका? नहीं, नेगेटिव कैंपेनिंग बहुत हुआ है, तो इसके बारे में अभी किसने विश्लेषण करेगी पार्टी, केंद्र, राज्य, प्रदेश पर। नहीं, विरोधी दल के द्वारा जो हमारे खिलाफ जो नेगेटिव कैंपेन हुआ, उसको कहीं ना कहीं रोकने में हमारे तरफ से चूक हुई, ऐसा मुझे लगता है। एक विश्लेषण के तौर पर बता रहा हूं। लेकिन वोट तो पॉजिटिव पड़ गया ना, नेगेटिव कैंपेनिंग का वोट पॉजिटिव पड़ गया उधर। नेगेटिव कैंपेन का पॉजिटिव कहां पड़ा है? नहीं, कांग्रेस के पक्ष में आपने कहा कांग्रेस ने नेगेटिव कैंपेनिंग की, लेकिन सीटें डबल हैं, 64 और 132, तो वोट पॉजिटिव पड़ गया। अच्छा, मैं एक सवाल पूछ रहा हूं, मैं जो अभी मैं अशोक भाई से डिस्कस कर रहा था, एक सवाल जीवल, एक सवाल ये कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, और आखिरी मतलब स्लॉग ओवर्स में जिस तरह की बल्लेबाजी की वहां पहुंचकर हमने देखा, आईपीएल की भाषा में अगर कहें,
उन्होंने ताबड़तोड़ रैलियां की, रोड शोज किए, सब कुछ किया, तब जाके 64 है ये, मतलब तब जाके ये 64 पहुंच पाया इतना खींच के, वरना और भी बुरा हाल होता। इसका मतलब बिल्कुल हो सकता था, ये स्पष्ट रूप से दिख रहा है। तो हम विश्लेषण करेंगे, क्योंकि प्रधानमंत्री जी खासकर शहर में, बेंगलुरु शहर में बहुत इजाफा हुआ है। पार्टी के केवल शायद एक ही रीजन है जहां हमारा स्ट्रेंथ बढ़ी है, बट लेकिन ये जो हमारे खिलाफ जो प्रचार था वहां, ये कहीं ना कहीं हमको कुछ नुकसान किया है, ये लग रहा है कि, लेकिन स्थानीय नेतृत्व इसको पॉजिटिव जो काम किया है सरकार ने, उसका प्रोजेक्ट करने में कहीं ना कहीं हमारे खामियां रही है। मुझे ऐसा प्राथमिक विश्लेषण के रूप में दिख रहा है, बट लेकिन जो भी हो, बड़ा नुकसान हुआ है। हमारा वोट नहीं घटा है, लेकिन हमारी बड़ी हार हो रही है, तो ये स्वाभाविक रूप से एक हमारे लिए चिंता का विषय है और विश्लेषण करने का विषय है। अरे एक मिनट, जेडीएस से शंकर अन्ना जुड़ गए हैं, जेडीएस से शंकर अन्ना। स्वागत है शंकर अन्ना जी न्यूज 18 इंडिया पर। बीजेपी कह रही है आपका अघोषित गठबंधन था कांग्रेस के साथ चुनाव से पहले, अघोषित गठबंधन एक तरीके से कांग्रेस के साथ, और इसी वजह से कांग्रेस को इतना फायदा मिल गया। शंकर अन्ना जी, और आपको 21 सीटें। नहीं, वो क्या होता है सर, अघोषित गठबंधन? अघोषित गठबंधन कोई करके 103 दिन पंचरत्न यात्रा करता है क्या? अघोषित गठबंधन करके कोई भी बेंगलुरु में 10 लाख को जोड़ के जो स्कीम, बड़े बड़े स्कीम का अनाउंसमेंट करता है क्या? अघोषित गठबंधन करके कोई भी ग्राम में वास्तव करता है क्या? कुमार स्वामी जी 2 बार बाईपास ऑपरेशन होने के बाद भी पिछले 6 महीने से 1 साल से सिद्धारमैया कुछ बोल रहे, एक मिनट सुन लेते हैं। सिद्धारमैया less than 125 seats. That is what I said. 20 to 25 seats. BJP 60 to 70, 65. That is what my calculation. You are more powerful. CLP meeting. I thank Mallikarjun Kharge ji. I thank Rahul ji. I thank Priyanka Gandhi ji for their campaign, aggressive campaign in Karnataka. Karnataka Assembly election is Sonia Gandhi ji also. And all the general secretaries, particularly Vedugopal, Surjewala, and other secretaries who are in charge of Karnataka, I thank all of them. CLP meeting का कब प्लान किया? When will the CLP meeting? ನಾಳೆ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. Tomorrow we want to have a CLP meeting, but all MLAs may not come. Newly elected MLAs may not come tonight. Therefore, we'll think over it. Anyway, CLP meeting is called. Will you still ban the Bajrang Dal as Congress? It won't make any effect. Manifesto. What we said was the organizations belonging to Hindus like Bajrang Dal and PFI, if they do hate politics, such organizations should be banned. And what is it? Very important election on the next for the last election. So what's the next? What are you asking? The next year. तो सिद्धारमैया को आपने सुना, मेरा दावा सही साबित हुआ। मैंने इतनी सीटें कही थी, 60 से 70 से ज्यादा सीटें आने नहीं वाली हैं। और शंकर अन्ना जी, अब आप बोलिए सर, कंप्लीट कर लीजिए आप, फिर मैं अशोक वानखेड़े कुछ बात करना चाह रहे हैं, आप कंप्लीट कर लीजिए। शंकर अन्ना जी, आपकी जरूरत किसी को अब है नहीं, वैसे 21 सीटें हैं, ना कांग्रेस को जरूरत है ना बीजेपी को। ना हमको भी किसी की जरूरत नहीं है सर। हमको कर्नाटक की जनता की जरूरत है, और अधिकार में हो या विपक्ष में हो,
कर्नाटक की जनता के साथ हम ठहरेंगे, क्योंकि कर्नाटक की सरकार अब दिल्ली से चलेगी, लेकिन कुमार स्वामी जी कर्नाटक में बैठ के, ऑपोजिशन में बैठ के ये देखेंगे कि सरकार ठीक तरीके से चले। अब तक कहां से चल रही थी? अब तक कर्नाटक से चल रही थी? नहीं सर, जो मोदी जी आए थे उधर से ही चला रहे थे। तो अब तक भी दिल्ली से चल रही थी और अब भी दिल्ली से चलेगी, आप ये कह रहे हैं? हाँ सर, इसीलिए हम लोगों ने हाथ जोड़कर विनती किया था कर्नाटक के लोगों से, एक बार तो 5 साल का सिंपल मेजॉरिटी दीजिए बोल के। लेकिन शायद हमारे पास अदानी का पैसा नहीं है, हमारे मैनिफेस्टो में हम लोग नहीं लिखते हैं कि पीएफआई को बैन करेंगे, बजरंग दल को बैन करेंगे बोल के। हम विकास के बारे में बात करते हैं, शायद लोगों को ये समझने में थोड़ा मुश्किल हो गया है। आपको लग रहा है कांग्रेस को कम्युनल मुद्दे उठाने का फायदा मिल गया? 100% कांग्रेस को कम्युनल मुद्दे उठाने का फायदा मिल गया। बहरहाल बोलिए आप अशोक वानखेड़े, फिर मैं जीवीएल 1 मिनट और दीजिए, आ रहा हूं मैं आपके पास। नहीं, मेरी जेडीएस के प्रवक्ता को यही पूछना है कि आपके कम से कम वहां पे 16 एमएलए जो है वो, मतलब 16 सीटें कांग्रेस जीत गई आपके वहां से। सिर्फ मुस्लिम ही फैक्टर था कि बाकी कुछ भी फैक्टर था वहां पे? क्योंकि आपके जो ओल्ड मैसूर है वहां पे तो सीधा कांग्रेस और जेडीएस आमने सामने है। ऐसे में ऐसा क्या हुआ कि जो कांग्रेस वहां स्कोर कर गई? क्या सिर्फ मुस्लिम को रिजर्वेशन या बजरंग दल को बैन, यही 2 मुद्दे पे वोटिंग हुआ, ऐसा लगता है आपको? मतलब आपका वोट कांग्रेस को शिफ्ट हो गया, क्यों? क्या रीजंस, क्या हुआ या नहीं हुआ? ये तो पूरा रिजल्ट आने के बाद ही मालूम पड़ेगा। लेकिन एक चीज मैं बोलता हूं, जो एंटी इनकम्बेंसी की बात हो रही थी उसका फायदा तो जेडीएस को भी होना चाहिए था। नहीं, कुमार स्वामी जी जो भी मुद्दा रहे पहले जाके अपोज करते थे सरकार के खिलाफ, बीजेपी के खिलाफ, तो उसका एंटी इनकम्बेंसी का फायदा जेडीएस को क्यों नहीं हुआ? क्यों नहीं हुआ वही तो पूछ रहे हैं वो, अशोक वानखेड़े वही पूछ रहे हैं, क्यों नहीं हुआ वो फायदा कांग्रेस को? कैसे हो गया? क्या वो बजरंग दल वाला मुद्दा, रिवर्स पोलराइजेशन हो गया? नहीं, कहीं ये तो बात नहीं हुई कि आपके लोग बार बार कह रहे थे कि किंग मेकर हम ही रहेंगे, कोई भी पार्टी आए सरकार में हमारा ही हक होगा, हम ही सरकार बनाएंगे। ये जो आपका कहना था, तो शायद जनता को ये लगा होगा कि आप एक छोटी पार्टी होते हुए भी यदि सरकार बनाने के लिए फिर डीलिंग करेंगे, तो उन्होंने क्लियर कट मेजोरिटी दे दी एक पार्टी को। क्या ये भी इसका कारण है? खुद को जोकर भी सर, हमारी पार्टी छोटी होकर भी हमने देश को प्रधानमंत्री दिया है। पार्टी छोटी या बड़ी नहीं होती है, कर्नाटक की लोगों की पार्टी है ये। और कांग्रेस लोगों का ये जो है, मैं ये मुफ्त आप करंट मुफ्त में दूंगा, रोटी दूंगा, कपड़ा। मैं आपको पूरे रिस्पेक्ट के साथ एक बात कहता हूं, आपकी छोटी पार्टी होते हुए भी आपने प्राइम मिनिस्टर दिया, तो वो प्राइम मिनिस्टर के बाद में क्या हाल हो गए, कैसा उनको 1 साल के अंदर जाना पड़ा, ये भी आपके सामने है। आपकी पार्टी छोटे होते हुए भी 2 बार मुख्यमंत्री बने आपके, और वो भी 2 बार भी मुख्यमंत्री कितना अनसेरेमोनियसली तरीके से उनको उतारना पड़ा, एक जगह तो प्रेस कॉन्फ्रेंस में रोना पड़ा। तो क्या आपको लगता है कि छोटी पार्टी जब बड़ी पार्टी का समर्थन लेके मुख्यमंत्री बनता है, तो क्या उनके भरोसे नहीं रहता? क्या वो इंडिपेंडेंटली अपना एजेंडा लागू कर सकते हैं जो आपने किया था? जब भी छोटी पार्टी बन जाते हैं, अधिकार में आ जाते हैं, बड़े पार्टी एक हो जाते हैं और एकजुट होकर साजिश करते हैं। वही हुआ 2018 में। कुमार स्वामी जी तो अच्छी तरीके से चल रहे थे, कांग्रेस के सिद्धरामैया जी उनके एमएलए को बीजेपी बेच के खुद बीजेपी का गवर्नमेंट बनाया। तो फिर ऐसे कांग्रेस और ऐसे बीजेपी के साथ आप कैसी सरकार बनाने की बात कर रहे थे? आप ही के जो सुप्रीमो हैं वो कह रहे थे हम तो जोकर है उसके इसके पत्तों के इसमें, कि हमारे बगैर तो पूरा पत्ता गेम हो नहीं सकता। फैसला हो चुका है, चुनाव बाद बताएंगे, फैसला हो चुका है, तो किसी ना किसी के साथ जाने का फैसला तो हो ही गया था ना। ये दोनों अनटचेबल तो कर्नाटक की जनता अगर यही चाहते हैं तो यही सही। हम तो इतना ही चाहते हैं कि 6.5 करोड़ कर्नाटक की जनता का भला हो। कोई भी सरकार आए, डेवलपमेंट की बात करे, कर्नाटक को इंडिया में अव्वल नंबर पे लेके जाए, बस हम यही चाहते हैं सर। जीवीएल, क्या इन नतीजों का अब मध्य प्रदेश में चुनाव, राजस्थान में चुनाव, 24 पे चुनाव असर होगा ना? मतलब ये कर्नाटक को बहुत बड़ा चुनाव, मतलब दक्षिण में इकलौता आपका राज्य, वो भी हाथ से अब चला ही गया, अब तो क्या बचा है? फिर इन राज्यों, इन नतीजों का असर मध्य प्रदेश, राजस्थान आगे होगा, ये कांग्रेस मानकर चल रही है, असर होगा इसका?
अमन जी, जनरली एक प्रदेश के चुनाव का असर दूसरे प्रदेश पर अक्सर नहीं होता है, क्योंकि हर प्रदेश के पार्टियां अलग है, परिस्थितियां अलग है, सरकारें अलग है, तो जनरली इसका कोई असर नहीं होता है। बगल वाले प्रदेश में भी नहीं होता है। ये तो कर्नाटक और मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ तो कई दूर इलाके हैं, लेकिन तो इसलिए मैं नहीं मानता। एक विधानसभा का चुनाव का रिफ्लेक्शन भी आपको पार्लियामेंट के चुनाव में नहीं दिख रहे। हमने देखा जैसे राजस्थान, मध्य प्रदेश हारने के बाद भी हमने स्वीप किया है 6 महीने के अंतराल में, 4 महीने के अंतराल में। तो इसलिए एक प्रदेश का चुनाव जेडीएस कर्नाटक में है, त्रिकोणीय है, मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में तो डायरेक्ट कॉन्टेस्ट है भाजपा और कांग्रेस के बीच में, और दूसरा वहां पार्टियां अलग है, प्रदेश तो मतलब मुद्दे अलग है। तो इसलिए इसको मानना कर्नाटक विधानसभा चुनाव का असर नहीं होगा, तो फिर कर्नाटक का कोई असर केरल पर नहीं होगा। यूपी के निकाय चुनाव का तो असर होगा ही नहीं। फिर जो यूपी के निकाय चुनाव में जो बम्पर आप लोगों की जीत हो रही है, तो उसकी तो फिर बात ही, उसकी तो असर होगा ही नहीं फिर यूपी के निकाय चुनाव, नहीं जीवीएल? देखिए, निकाय चुनाव में भी एक जो ट्रेंड होते हैं वो असेंबली और लोकसभा, हर चुनाव के अपने अपनी परिस्थितियां के आधार पर चुनाव होते हैं, तो इसलिए कर्नाटक के असर इधर नहीं होगा। और हमने कई बार ऐसे हुआ है निकाय चुनाव का भी कोई असर नहीं होगा। 4 महीने में हमने ऐसा कौन सा काम, बुलडोजर मॉडल और वो सारी चीजें जो मानकर चल रहे थे, हर चुनाव की अपनी भूमिका रहती है। मैं ये बात तो फिर एक बार रिपीट कर रहा हूँ, तो किसी भी चुनाव का रिफ्लेक्शन दूसरे चुनाव में हो जरूरी नहीं है, जरूरी नहीं। जीबीएल ने अभी एक बात कही थी आपने पहले एक सवाल के जवाब में कि हमारा केंद्रीय नेतृत्व बिल्कुल स्ट्रांग है और इस हार से कोई फर्क नहीं पड़ता। तो जब लगातार राहुल गांधी चुनाव हारते जाते थे, तब आप ही के स्पोक्समैन कहते थे कि भैया देखो, राहुल के नेतृत्व में लगातार कांग्रेस हार रही है, इसके लिए राहुल जिम्मेदार है। तो अब हिमाचल हो गया, दिल्ली नगर निगम 15 साल की बाद डिफीट हो गई, अब कर्नाटक में तो बिल्कुल बुरी तरह से राउट आउट हो गया। तो ये तीनों जो लगातार डिफीट है, तो क्या आपको नहीं लगता है कि कहीं ना कहीं तीनों जगह पे नरेंद्र मोदी जी का ही नाम चला? मैं तो ये भी मानता हूं कि जो मैं कर्नाटक घुमा हूं, आप तो मेरे से ज़्यादा अच्छी तरह से जानते होंगे।